स्वागत है आपका मार्क एकेडमी में। आज हम अपने इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के सभी कॉन्सेप्ट को आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है बच्चों, हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज अलाइव और नॉट। हम कैसे जानते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं है। तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बच्चों, मूवमेंट। किसी चीज के लाइव या लाइव नहीं होने का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मूवमेंट। अब ये अलग बात है कि मूवमेंट दो तरह की होती है, एक जो दिखाई नहीं देता जिसे हम नॉट विजिबल कहेंगे, और एक जो विजिबल है। अब कोई कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है तो विजिबल है। ब्रीदिंग का प्रोसेस चलता है तो चेस्ट का मूवमेंट दिख जाता है तो विजिबल है। ग्रोथ हो रहा है प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंसानों में, वो विजिबल मूवमेंट है। पर लिविंग बीइंग्स में चीजें नजर आएंगे आपको, ये सारे मूवमेंट नजर आएंगे आपको। और एक ऐसा मूवमेंट भी है जो नजर नहीं आता है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, बहुत माइन्यूट लेवल पर होता है। तो उसमें आपका न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं 4 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो मॉलिक्यूलर लेवल पर होते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। अब देखो, जब मूवमेंट की बात करते हैं तो वायरस के बारे में भी चर्चा होती है। जो वायरस है वैसे तो लिविंग बीइंग है, क्योंकि इतनी तबाही मचाने वाला नॉन लिविंग कैसे हो सकता है। पिछले 3 सालों से उसने काया पलट दी वर्ल्ड सिस्टम की, हेल्थ सिस्टम की, तो ये नॉन लिविंग तो हो ही नहीं सकता। हाँ, पर एक कंट्रोवर्सी इसमें यह है कि जब ये एयर में है, एनवायरमेंट में है, तो ये किसी तरह का मूवमेंट शो नहीं करता। तो ये कंट्रोवर्सी सी है कि इसे लिविंग कैटेगरी में रखें या नहीं रखें। लेकिन जब किसी होस्ट सेल के अंदर ये प्रवेश कर जाता है, फिर ये अपना जो मल्टीप्लिकेशन करना और बाकी जो प्रोसेस होती है, लाइफ प्रोसेस, वो सब करने लगता है। तो इसलिए वायरस के बारे में ये चर्चा रहती है कि ये क्योंकि कोई बाहर मूवमेंट नहीं शो करता है, तो इसे हम लिविंग बीइंग्स की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें। ठीक है। उसके बाद जो वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले भी हैं, वो लाइफ के लिए जरूरी क्यों है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी भी लिविंग बॉडी की हम बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना होता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम या बॉडी बन जाती है। तो सबसे स्मॉल पार्ट तो सेल है, और सेल भी इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता। लेकिन हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 में, 5 में, जहां पर वो एक डायनामिक प्लेस है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कहीं प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, कहीं पे गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग का काम कर रहा है, कहीं पर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट अपना काम कर रहा है। तो एक इतना छोटा सा कंपोनेंट जो दिखाई भी नहीं देता, पर उसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसीलिए ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही तो है, जो इतने माइन्यूट लेवल पे हो रहा है, वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। तो सेल अगर काम नहीं करेगा तो फिर क्या टिश्यू ठीक से काम करेगा? क्या टिश्यू ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या ऑर्गन काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, जो हमें नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, पर दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी जीव के जिंदा रहने के लिए सारे मूवमेंट जरूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए सभी मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है। अब इन्हीं मॉलिक्यूलर मूवमेंट को हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं, अलग अलग तरह से। जैसे लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, एक्सक्रीशन आएगा। ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये चारों लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है। ये इंटर रिलेटेड कैसे हैं एक दूसरे से, ये सारे लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं वो यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एनर्जी लेना, मटेरियल लेना जो बॉडी के लिए जरूरी है, बाहर से लेना, डाइजेस्ट करना, उसको यूज करना, ये न्यूट्रिशन है। लेकिन जब आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया तो उसको बॉडी के सारे ऑर्गन तक भी तो पहुंचाना पड़ेगा, सारे सेल्स तक तो पहुंचना होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो उसके लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है।
कि डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और उसकी जरूरत पूरी बॉडी के ऑर्गन को है, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे सेल्स तक पहुंच भी जाता है फूड, लेकिन उस फूड से एनर्जी लेने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस चाहिए, एरोबिक एनारोबिक सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या क्या है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइमलाइन का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो रेस्पिरेशन इंटरलेट हो गया भाई, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंच गया वो फूड मटेरियल, अब उससे एनर्जी ऑब्टेन करना है, उसके लिए रेस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम डिटेल में अभी जानेंगे। और इन सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस में, न्यूट्रिशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, रेस्पिरेशन में बहुत सारा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से बाहर निकालना आवश्यक होता है, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो सो ऑल द अबव प्रोसेस आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड हेल्प इन मेंटेनेंस प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड है जो मेंटेनेंस प्रोसेस में हेल्प करती है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशन इज प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एटसेट्रा एंड देन एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म बाहर से फूड या एनर्जी का सोर्स लेता है, उसको डाइजेस्ट यूटिलाइज करता है और जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे बाहर निकाल देता है। तो न्यूट्रिशन में दो तरह के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट, सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स आते हैं। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सारे एनिमल्स मोस्टली और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी आते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक है, होलोजोइक में अमीबा और ह्यूमंस आते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है डायरेक्टली जो फूड को लेते हैं और उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, होल पार्ट लेके उसे अंदर डाइजेस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, तो वो होलोजोइक हो गया। पैरासिटिक, लीच, टिक्स, लाइस, ये जो आपके नहीं, जो इंसानों की बॉडी पर। तो पैरासिटिक आप समझ रहे हैं, ये जो लिविंग बॉडी पर सरवाइव करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, उनका खून चूसते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए पैरासिटिक का काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों की मम्मी ने सुना होगा कहते हुए खून चूस लिया पूरा। बच्चे दिमाग खा जाते हैं, अब दिमाग खा जाते हैं, सिर खा जाते हैं, खून चूस लेते हैं, इसका मतलब बच्चे भी पैरासाइट है अपने पेरेंट्स के लिए, है कि नहीं? इसके अलावा सेप्रोफाइटिक, फंजाई, बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है एल्गे और फंजाई के बीच में, क्योंकि एल्गे जो है वो अपना उसके पास क्लोरोफिल होता है, सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। फंजाई उसको रूट से, सॉइल से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वाटर या रॉ मटेरियल, और वो शेयर करता है एल्गे के साथ रॉ मटेरियल। एल्गे जो है फोटोसिंथेसिस करके उसको फूड में कन्वर्ट कर देता है और फूड शेयर करता है फंगाई के साथ। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लाइकेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये कुछ आपके जो न्यूट्रिशन के मोड है बच्चों को डिस्कस किया है। और न्यूट्रिशन की प्रोसेस में एक और टर्म आता है बायोकैटलिस्ट, ये न्यूट्रिशन में बहुत हेल्प करते हैं, तो इसीलिए पहले डिस्कस कर लिया बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं। In the process of nutrition, the complex substance have to be broken down into simpler one before they can be used for upkeep and growth of the body. तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ता है, उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और इस डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प जो करता है वो बायोकैटलिस्ट करता है, जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। बायोकैटलिस्ट या एंजाइम जो है इस प्रोसेस में आपके कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फूड मॉलिक्यूल में तोड़ने में हेल्प करते हैं, और फिर जब सिंपल हो जाएगा तो बॉडी से यूज कर सकती है। जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है तो एंजाइम्स की हेल्प से टूटता है, प्रोटीन जो है फैट एमिनो एसिड में टूट रहा है तो एंजाइम्स की हेल्प से टूट रहा है, तो ये आपके बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं उसके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जैसे प्लांट्स में लीव्स, पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं।
प्लांट्स के रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। प्लांट्स के लीव्स के लोअर सरफेस पे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है, इस सभी मतलब रूट्स के हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से, पत्तियों की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाता है। इस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है। तो अब हम इसी प्रोसेस को डिटेल में थोड़ा केमिकल रिएक्शन के जरिए जानेंगे। तो प्लांट जब इस फूड को बना लेता है तो उसका जो भाग उसे इस्तेमाल करना है वो ठीक है कर लेगा। वो एनर्जी जिसे डिराइव करनी है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म स्टार्च, यानी जो उसे इस्तेमाल करना है वो कर लेगा, पर जो इस्तेमाल होने से बच गई है, जो उस वक्त इस्तेमाल नहीं होगी, तो प्लांट उसको स्टार्च के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है। एक तरह से उसका ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है, जो प्लांट में बाद में एनर्जी लेने के लिए काम आता है। और सिमिलर तरह का सिचुएशन जो है ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है, जहां पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। यानी प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, तो जो है इंसानों में या ऑर्गेनिज्म से एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसका केमिकल रिएक्शन है। सनलाइट, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पत्तियों से स्टोमेटा के जरिए, और वाटर सनलाइट की हेल्प, क्लोरोफिल जो है सनलाइट को कैप्चर करता है, उसकी हेल्प से ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ऑक्सीजन लिबरेट होती है, साथ में वाटर भी बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो है, ये आपको लिखकर प्रैक्टिस कर लेनी है। अब ये जो प्रोसेस है वो एक बार में नहीं कंप्लीट होती, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है। जैसे सबसे पहले जो प्लांट की लीव्स में जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, साथ में जो वाटर लिया था उस वाटर को स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये दूसरा स्टेप हो गया, कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दूसरा स्टेप हो गया। और फिर तीसरे स्टेप में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से ली गई है CO2, उसका रिडक्शन होना है। यानी CO2 यानी उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, उसमें हाइड्रोजन और ऐड कर दो। रिडक्शन वाला उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। कौन सा वाला हाइड्रोजन? जो यहां से वाटर से स्प्लिट होकर मिला है, ये वाला हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन CO2 से जब जुड़ता है तो वो दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 बन जाता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है प्लांट्स के अंदर। पर ये जरूरी नहीं कि तीनों स्टेप तुरंत होती हो। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। जैसे एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट का दिया हुआ है। डेजर्ट प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेता है, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता होगा? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। दिन में बहुत ज्यादा धूप होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए स्टोमेटा को ओपन करना पड़ेगा। स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन भी होगा, वाटर का लॉस भी होगा, और वाटर का लॉस होगा तो वो उसके लिए हार्मफुल है, क्योंकि वहां पानी वैसे ही कम है डेजर्ट प्लांट में। तो ये रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है, और दिन में जब वो क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसा डेजर्ट प्लांट में होता है। ये उनका अपना एक तरह से अडेप्टेशन हो गया, जो वहां उनको एडवांटेज देता है, सर्वाइवल एडवांटेज देता है। तो ये प्लांट में हमने पढ़ा बच्चों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसका केमिकल रिएक्शन। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काफी कंपोनेंट्स होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ एक फिगर आपके सामने है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। कई बार क्वेश्चन फिगर बेस्ड होता है, कोई पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है। गार्ड सेल्स, लोअर अपर एपिडर्मिस में वेक्सिक्यूटिकल है, यहाँ लोअर एपिडर्मिस है, जहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग को, क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा के जरिए प्लांट जो है आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, साथ में ट्रांसपिरेशन भी करता है। तो ये लीव्स का एक पार्ट हो गया। यहाँ पर बीच वाले जो रिब है, मिड रिब है, और ये जो फ्लैट वाला पार्ट है लेमिना है या लीफ ब्लेड है। और वेन्स के जरिए वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है पत्तियों तक, या जो फूड बन के आएगा वो भी ट्रांसपोर्ट होगा।
फ्लोएम के साथ या फ्लोएम और जाइलम की हेल्प से, जिन्हें हम वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। जाइलम आपको पता है कि वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक लेके जाता है और फ्लोएम उसे लेकर आता है। तो यू हैव टू स्टडी दीज डायग्राम्स वेरी प्रॉपरली। समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन फिगर। ठीक है, इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप we will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट पूछा जा सकता है आपसे। तो ये ग्रीन डॉट्स है जो क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है, फिगर बेस्ड है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, जो मतलब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दूसरी एक्टिविटी है जो आपसे पूछी जा सकती है, वो है आपका कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे प्रूव करें। तो उसके लिए एक्टिविटी है 6.1 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिसे मैंने यहाँ शॉर्ट तरह से समझाने का प्रयास किया है। जैसे हमें पॉटेड प्लांट लेना है जिसमें वेजिटेटिव लीफ का मतलब होता है, जैसे क्रॉन्टन प्लांट है या मनी प्लांट का पौधा है, जिसमें क्लोरोफिल ना पूरे पत्ती पे ये नहीं पाया जाता है, बल्कि कुछ पैचेस में पाया जाता है। इस तरह का ये देखो, यहाँ पे क्लोरोफिल है, यानी पूरे लीफ पर क्लोरोफिल नहीं है, कुछ पैचेस में क्लोरोफिल है। इस तरह के प्लांट को लेना है और उसको पहले 3 दिन तक डार्क रूम में रखना है ताकि वो डिस्टार्च हो जाए, उसके अंदर का जो स्टार्च है वो खत्म हो जाए, यूज अप हो जाए। उसके बाद उस प्लांट को, पॉटेड प्लांट्स को 6 घंटे सनलाइट में रखना है, और जिससे कि दोबारा से उसमें कुछ मात्रा में दोबारा से बन जाए स्टार्च फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और फिर उसकी एक पत्ती को तोड़कर उसके ग्रीन एरिया को मार्क करना है, कहाँ कहाँ पे ग्रीन है, उसको ट्रेसिंग पेपर से ड्रॉ कर लेना है ग्रीन स्पॉट्स को। उसके बाद में उस पत्ती को डेड करने के लिए लीफ को बॉईल करना है पानी में, जिससे वो डेड हो जाए। फिर अल्कोहल में उसे टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डालकर और पत्ती को मोड़ के डालकर वाटर बाथ के जरिए टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है, यानी अल्कोहल में उसे बॉईल करना है। जब अल्कोहल में बॉईल करेंगे तो उसका क्लोरोफिल बाहर आ जाएगा, यानी डी क्लोरोफिल हो जाएगा। फिर उस लीफ को फैलाकर उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप करना है, और फिर उसमें जो कलर चेंज आएगा, जो ब्लू ब्लैक के स्पॉट्स नजर आएंगे, वो ऑब्जर्व करने हैं कि कहां पर है वो ब्लू ब्लैक वाले स्पॉट्स ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आते हैं। तो ये एक्टिविटी 6.1 है। तो ये ब्लू ब्लैक जैसा स्पॉट्स होगा, देखो इस तरह की जगह में नजर आ रहा है जहां पर पहले ग्रीन पैचेस थे। कि जहां जहां ग्रीन पैचेस थे वहां पे ब्लू ब्लैक कलर के आपको स्पॉट्स नजर आएंगे। तो ये इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन है, इस बात का प्रूफ है कि पत्ती में जहां क्लोरोफिल था उधर ही स्टार्च बना है, उधर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए जो फूड है वो बना है। तो ये इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, क्लोरोफिल के लिए समझाया है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी है बच्चों। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है, ये कैसे प्रूव करेंगे। तो हमें पता है कि पेड़ की पत्तियों में स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन का लेना या ऑक्सीजन का छोड़ना या कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये सब स्टोमेटा के जरिए ही होता है। और उन स्टोमेटा को कंट्रोल करता है, यानी उसके बंद करने को और खोलने को कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स। अब ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। ठीक है, और कैसे ओपन होता है, जब उन गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो स्वेल हो जाते हैं और खुल जाता है स्टोमेटा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा उसे। और जब वो पानी को लूज कर देते हैं गार्ड सेल तो वो श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको कि गार्ड सेल्स कैसे स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। लेकिन डिस्कशन तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। यहाँ उसका फिगर है, स्टोमेटा की ओपनिंग है, यहाँ पर देखो गार्ड सेल स्वेलो रखे हैं, स्टोमेटा ओपन है, गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 फिगर है जो गार्ड सेल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते कहां से वो हमें मालूम चल गया, स्टोमेटा के जरिए लेते हैं, उसमें गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं। गार्ड सेल्स कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, वो डिस्कस कर लिया। नाउ डिस्कस करना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ये प्रूफ कैसे करेंगे एक्टिविटी के जरिए। तो इसके लिए एक्टिविटी 6.2 है आपकी,
यहाँ भी आपको दो पॉटेड प्लांट्स यानी 2 पौधे लेने हैं गमलों में जो लगे हों, फिर उनको फिर से अंधेरे में रखना है 3 दिन तक, डार्क में रखना है, जिससे कि उनका क्लोरोफिल स्टार्च जो है वो खत्म हो जाए, डिस्टार्च हो जाए। उसके बाद में बेल जार सेटअप करना है। अब बेल जार सेटअप कैसा होता है ये यहाँ देख लीजिए, इस तरह का सेटअप, इस तरह का है ये बेल जार सेटअप। ये 2 जार हैं, ग्लास के जार हैं, और एक ये पॉटेड प्लांट है, दूसरा ये पॉटेड प्लांट है। पहले वाले पॉटेड प्लांट को मान लो यहाँ पे इस जार के अंदर रख दिया, और यहाँ एक चाइना डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देना है इसे, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, नीचे से वैसलीन वगैरह लगा के एकदम एयर टाइट कर देना है, मतलब अंदर कोई हवा जाए ना अंदर। और दूसरे वाले को एयर टाइट नहीं करना है, बेल जार इसमें भी लगाना है, पर ये भी नहीं करना है आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे नहीं रखना है चाइना डिश में, क्योंकि ये बेल जार सेटअप में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं एक्चुअल में इस जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसे एब्जॉर्ब करने के लिए रखते हैं। तो इस जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी, इसमें नहीं रहेगी। तो पहले आपको क्या करना है, यही पीछे डिस्कस कर रहे थे कि पहले दोनों पॉटेड प्लांट्स को डार्क में रखना है 3 दिन, जिससे उनका स्टार्च खत्म हो जाए। उसके बाद फिर उन्हें बेल जार सेटअप में रखना है, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है उस बेल जार सेटअप के अंदर। और फिर चेक करना है स्टार्च का अमाउंट दोनों ही प्लांट्स की लीव्स में, यानी इस वाले प्लांट्स के लीव्स में भी और इस वाले प्लांट्स के लीव्स में भी हमें स्टार्च का अमाउंट चेक करना है। तो आप अगर चेक करेंगे तो इसमें स्टार्च का अमाउंट कम होगा, बहुत कम होगा, और इसमें इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। रीजन वही है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। सनलाइट है, क्लोरोफिल है, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब गमले में वाटर, मिनरल वो सब तो है ही, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस जार के अंदर जितना रहा होगा वो उसने एब्जॉर्ब किया होगा और उसका इस्तेमाल किया होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो इस पॉट के प्लांट की लीव्स में जो है स्टार्च ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट वन। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया इस बात को समझाने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। पर 1 नंबर क्वेश्चन पे इसके लिए याद रखना आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रोल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना होता है। चलिए, इसके अलावा वी कैन ऑल्सो डिजाइन एन एक्टिविटी सो हाउ सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। अब भाई फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी होती है, वो तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपकी जो गमले हैं उनमें सूरज की रोशनी ना पड़े तो सूख जाएंगे ना उनके प्लांट्स। तो इसके लिए अलग से क्लास में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी आप समझ सकते हो कि सनलाइट जरूरी है, वाटर और मिनरल जरूरी है ना। अब मान लीजिए आप गमलों में रेगुलर पानी ना दें तो गमले सूख जाएंगे, प्लांट सूख जाएंगे। अगर उनको जैसे कि हम उसमें मैन्योर, फर्टिलाइजर्स ये सब ना दे तो भी उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। नाइट्रोजन की कमी हो तो वो भी समस्या है, तो उसके लिए हम मैन्योर्स का इस्तेमाल या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी इसके अलावा बाकी सब चीजें जो हैं वो भी आवश्यक है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इस तरह से आपका आई थिंक ये पार्ट जो प्लांट वाला है वो कंप्लीट हो जाता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़ा सैप्रोफाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, उसे हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जिसमें आपका फंजाई, जिसमें ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम आते हैं, वो सैप्रोफाइटिक है। दूसरा होलोजोइक है, जैसे सम टेक इन होल मटेरियल, जैसे हम लोग, इंसान लोग सारा गटक जाते हैं। पहले सारा गटक लो पार्टी में, ये नहीं देखेंगे चबा चबा खाना डाइजेशन में होना चाहिए, पार्टी है ना, पैसे जा रहे हैं ना, 501 रुपए तो देना ही है, तो भैया, और बना भी है तो वेस्ट ही जाएगा, अगर नहीं भी खाया तो भी तो नुकसान ही है बनाने वाले का भी। तो पहले गटक लो, डाइजेशन होगा नहीं होगा बाद में देखी जाएगी। तो वो जो पूरा खा लेना होल मटेरियल को, बाद में बॉडी के अंदर जाके उसे डाइजेस्ट करना, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि अमीबा में और इंसानों में एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। इंसान के अलावा और भी सारे जानवर हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इंसान ही है। गाय भी एक साथ सारा चारा खा जाती है, बाद में फिर कटिंग करती है, जुगाली करती है, तो ऐसा नहीं है। फिर पैरासिटिक तो आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए कई बार पैरासिटिक रोल प्ले करते हैं, है ना। उनका खून चूसते हैं, उनका सिर खाते हैं, उनका दिमाग खाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। सम ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा यानी अमरबेल, टिक्स,
लाइस, लीचेज, टेपवर्म्स एंड ऑल्सो डैश। डैश में कमेंट बॉक्स में भर देना कौन है वो पैरासिटिक डैश। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हम पीछे ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। इन सिम्बायोटिक फंजाई जो होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सॉइल से एल्गे को, एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है, वो फूड बना के उसके साथ शेयर करता है, और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि लाइकेंस में होता है। अब अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, डायग्राम से समझ लेते हैं। अमीबा का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्टेशनरी नहीं है, इसका बॉडी डिजाइन फिक्स नहीं है, बदलता रहता है, सिंगल सेल तो है ही है। अब यहाँ पे अगर इसको फूड पार्टिकल नजर आ रहा है तो ये यहाँ पर एक सूडोपोडिया डेवलप करेगा, यानी फॉल्स फीट भी कहते हैं सूडोपोडिया का मतलब। तो ये इस तरह से सूडोपोडिया डेवलप करेगा और इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेगा और फिर इसको ये डाइजेस्ट कर लेगा अपने वैक्यूल्स में एंजाइम्स की हेल्प से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है डायरेक्टली वाटर में रिलीज कर देगा। तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। अमीबा के फूड लेने के इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्लास 9th में सेल चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो दैट कैन बी आस्क्ड आल्सो। ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है बच्चों। पैरामीशियम में फूड लेने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। अमीबा तो अपने सेल के किसी भी भाग से ये फूड ले लेता है, किसी भी पार्ट से, लेकिन पैरामीशियम जो है वो फूड पार्टिकल को मूवमेंट करवाकर यानी हिला हिलाकर वहां उतर ले आएगा जहां से उसकी फूड की एंट्री होगी। यानी इस पैरामीशियम में फूड लेने के प्रोसेस में अमीबा से डिफरेंट ये है कि वो एक स्पेशल लोकेशन से फूड की एंट्री लेता है, और अमीबा अपने फूड की एंट्री कहीं से भी बॉडी किसी भी पार्ट से ले लेता है, सेल के किसी भी भाग से ले लेता है, और उस ये जो सीलिया होते हैं उस जगह तक उस फूड पार्टिकल को लाने में हेल्प करते हैं मूवमेंट के जरिए। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं अपने यानी इंसानों की। इंसानों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखो आगे की स्लाइड्स में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तो वो मैं स्लाइड एक एक करके दिखाता रहूंगा आपको, स्लाइड शो करके। वो रीड करना हो तो आपके लिए यूजफुल है, अगर सुनकर आपको चैप्टर रिवाइज करना है तो मैं यहाँ पर एक ही बार में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर 2-2 सेकंड के लिए स्लाइड फ्लैश कर दूंगा, उसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी क्लास रिकॉर्डिंग भी छोटी हो जाएगी और समझने वालों को समझ में भी आ जाएगा, सुनकर पढ़ने वाले पढ़ के समझ लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कलर पे मत जाइएगा बच्चों, ये मेरा प्रयास था इसको बनाने का। यहाँ पर जो बॉडी के सभी पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और उनके फंक्शन को एक एक करके। शुरुआत करते हैं माउथ से। यहाँ पर माउथ में दांत है, फूड का पहले हम इंजेक्शन होगा यानी फूड को अंदर लेंगे और दांत उस पार्टिकल्स उस फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, है ना, उसकी ग्राइंडिंग कर देंगे, इसे चबाना जिसे कहेंगे, च्यूइंग, ग्राइंडिंग, बाइटिंग, सब कुछ करेंगे, कटिंग। तो ये दांतों का रोल हो गया। और उसके बाद जो टंग है उसको, उसके अंदर सलाइवा, जो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड जो होंगे सलाइवा रिलीज करेंगे, उसके अंदर सलाइवा टंग मिला देता है पूरे फूड में, उसका एक पेस्ट बना देता है। सलाइवा का एक तो काम ये हो गया कि फूड को एक तरह से पेस्ट में कन्वर्ट कर रहा है जिससे उसका आगे मूवमेंट आसान हो फूड पाइप में। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट काम है, उसके अंदर सलाइवरी एमिलेस नाम का एंजाइम जो उसको स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। जो प्लांट प्रोडक्ट हम खा रहे हैं वो स्टार्च है, उससे जो आलू खा रहे हैं उसमें स्टार्च है, तो चावल खा रहे हैं उसमें स्टार्च है, तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है ये सलाइवरी एमिलेस एंजाइम। आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे की स्लाइड्स में सारे एंजाइम्स के और सारे लिखे होंगे। उसके बाद बच्चों ये फूड जो है आगे भेज दिया जाता है इसोफेगस में, यहाँ पर फूड पाइप भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर एक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के जरिए ये फूड आपके फूड पाइप से स्टमक में आ जाएगा। तो माउथ से बच्चों अब स्टमक में आ गए हैं। अब स्टमक में 3 मतलब गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक सबसे पहले आप समझो म्यूकस, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, स्टमक की जो अंदर वाली दीवार है उसके ऊपर एक लेयरिंग हो जाती है म्यूकस की। और म्यूकस क्या, उसके बाद एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो इस फूड को एसिडिक बनाता है। 2 काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, एक तो फूड को एसिडिक बनाना जिससे कि पेप्सिन जो एंजाइम उस पर वर्क कर सके, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके,
और HCl का दूसरा काम है, जर्म्स अगर है फूड में तो उसको भी मारने का काम करता है। लेकिन अब ये मत समझना कि HCl बनता है तो कुछ भी खा लो, बिना हाथ धोए खा लो, गंदा गंदा खा लो, HCl है ना। हाँ है HCl, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होगी। तो कुछ भी खा लोगे और HCl सारे जर्म्स को मार देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो डोंट टेक रिस्क, ठीक है, नेचुरल सिस्टम है, उसे समझ लीजिए। तो HCl काम होता है फूड को एसिडिक बनाना, जर्म्स को मारना, म्यूकस काम होता है इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, और इसके बाद स्टमक में आता है पेप्सिन नाम का एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे काम पूरा हो जाता है स्टमक का। इसके बाद ये फूड आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का मूवमेंट होता है वो रेगुलेट होता है स्फिंक्टर मसल के जरिए। मसल है जो उसके कंट्रोल्ड वे में अंदर सारा खाना एकदम से नहीं पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो रेगुलेटेड मैनर में कंट्रोल्ड वे में खाना आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्फिंक्टर मसल जो है इस काम को करती है, कंट्रोल करने के काम को। फिर जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो सबसे पहला रोल आता है लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, और ये बाइल जूस स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से वो बाइल जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर बाइल जूस के दो काम होते हैं। एक, जो फूड एसिडिक है उसको बेसिक कर देना, जिससे कि आने वाले एंजाइम्स उस फूड पर अपना काम कर सके, और दूसरा काम होता है फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को, यानी फैट का इमल्सिफिकेशन, यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए उसके बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। इसीलिए जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है उनको ऑयली फूड बिल्कुल डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि ऑयली फूड को डाइजेस्ट करने में लीवर का रोल होता है, और लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो समस्या आएगी। तो लीवर का काम बाइल जूस बनाना, बाइल जूस का काम होता है फैट के इमल्सिफिकेशन में और फूड को अल्कलाइन बनाने में, बेसिक बनाने में मदद करना। तो ये लीवर काम हो गया। उसके बाद अगला ग्लैंड आता है पैनक्रियाज। लीवर की बात भी हो गई, पैनक्रियाज की बात करते हैं। पैनक्रियाज ट्रिप्सिन और लाइपेज दो एंजाइम है जिनको रिलीज करता है फूड में, और ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का काम होता है फैट के डाइजेस्ट में हेल्प करना। ट्रिप्सिन और लाइपेज ये हो गए आपके पैनक्रियाज के। उसके बाद फिर रोल आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे उसकी दीवारों पे ग्लैंड्स हैं, छोटी छोटी पतली पतली ग्लैंड्स हैं जिनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं आज जिक्र नहीं किया गया है, उन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहेंगे, जो इंटेस्टाइन की दीवारों पे ग्लैंड्स हैं। और वो जब इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती हैं तो फिर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन जब फूड का होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है बच्चों। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी दीवारों पर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिसे विलाई कहते हैं, और ये ब्लड फिल्ड होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती हैं ब्लड फिल्ड होती हैं, और ये फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी ब्लड में मिला लेती हैं, और इसको पूरे सारे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं ब्लड की हेल्प से। तो यहां से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा सभी ऑर्गन्स तक, सभी सेल्स तक। इसके बाद ये जो बचा हुआ फूड है बच्चों वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में बॉडी की जरूरत के हिसाब से जो उसमें से एब्जॉर्ब करना होगा वाटर या मिनरल्स वगैरह वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें जो है वेस्ट, सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से ये ह्यूमन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे एक फिगर में दिखाई दे रहा है अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले कभी इसका रोल था जब इंसान मानव जो आदि मानव था उसकी पूंछ थी, उसका कुछ ये वेस्टिजियल पार्ट है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना है, बट है ये पार्ट। उसके बाद ये जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो सारी चीजें यहाँ पर है। एक क्विक वे में फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। फूड को अंदर लेने को इंजेशन कहते हैं, इंजेशन होगा, फिर उसके बाद दांतों का काम है, टंग का काम है उसको पेस्ट के रूप में बनाना, स्लेवरी
एमिलेस एंजाइम आएगा जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ये माउथ के अंदर होगा। यहाँ पर टंग का भी रोल है। देखो यार, टंग के 2-3 पार्ट होते हैं, ये आगे वाला भाग है टंग का, ये इधर साइड वाला है। ये स्वीट को टेस्ट करता है, यानी मीठे का जो स्वाद है टंग के आगे वाले भाग से पता चलता है। नमकीन का स्वाद यहाँ से पता चलता है, खट्टे का स्वाद यहाँ से, और कड़वे का स्वाद पीछे से। तो ये आपके टंग के अलग अलग भाग हैं। ये स्वीट के लिए है, ये सॉल्ट के लिए है, ये आपके खट्टे के लिए, और ये कड़वे के लिए है। बिटर टेस्ट को मालूम चलता है। टंग के अलग अलग पार्ट में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं जो अलग अलग टेस्ट को पहचानते हैं। इसके अलावा दांत, मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, क्या पता कुछ पूछ लिया जाए। ये 4 दांत जो आगे की तरफ है इंसीजर्स हैं। उसके बाद एक इधर लेफ्ट में, एक राइट में कैनिन्स है जो चीरने फाड़ने, कार्निवोरस में ज्यादा डेवलप होते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये बाइटिंग यानी काटने का काम करते हैं। उसके बाद ये 2 दांत लेफ्ट में और ये 2 दांत राइट में है जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं, और ये चबाने का काम करते हैं। और बाद में फिर 3 लेफ्ट में और 3 राइट में है जिसे मोलर्स कहते हैं, ये भी चबाने का काम करते हैं। तो 3 और 2 5 और एक 6 और 4 10 और एक 11 और 2 13 और 3 16, इस तरह से एक लोअर जा में 16 दांत हो गए और ऊपर भी 16 यानी 32 दांत हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे बता दिया आपके, कहीं कुछ पूछ ले तो। इसके बाद ये खाना फूड पाइप में आएगा बच्चों, मैं समझा चुका हूं इसलिए अब ये फास्ट मोशन में बता रहा हूं कि फूड का आगे मूवमेंट होता रहेगा, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ता है फूड पाइप में। और जब वो आपके स्टमक में आ जाएगा तो वहां पर म्यूकस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और पेप्सिन एंजाइम होगा जो अपना काम करते हैं। म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड के जर्म्स को मारता है प्लस एसिडिक बनाता है, और पेप्सिन फूड में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये आपकी इंस्पिंस्टर मसल होती है जो इस फूड को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने में मदद करती है, रेगुलेट करती है, उसे कंट्रोल करती है। इसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा तो सबसे पहले जो है यहाँ बताया हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है होती है बहुत बड़ी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। खास तौर पे ये हर्बीवोरस में बड़ी होती है और कार्निवोरस में छोटी होती है। इसमें पैनक्रियास से भी जूस आता है, और उससे भी आता है, बाइल जूस से भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आता है। कंप्लीट साइड होता है फूड के डाइजेशन का। लीवर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये, और जो अपर कहाँ पे लोकेटेड पता है, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और बाइल जूस जो है फूड को अल्कालाइन बनाने का काम करता है, साथ में वो फैट के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में पैनक्रियाज जो है वो लार्ज क्रीम कलर, देखो कलर मैंने जानबूझ के यहाँ पर आपसे चर्चा की है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड जो कि आपकी लीवर होती है, और यहाँ पर लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड है जो कि पैनक्रियाज है, और ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में और लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स है जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती हैं जो कंप्लीटली फूड को डाइजेस्ट कर देती हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। इसके बाद में फूड में ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए इसकी दीवारों पर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसे विलाई कहते हैं, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फूड का डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर सके। ब्लड फील्ड होती है और ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड वेसल्स के बाकी सारे ऑर्गन्स में, जहां पर इनका यूटिलाइजेशन होगा प्रोटीन का और बाकी चीजों का, और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। यानी यूटिलाइज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है ना, उसको यूज करने को एसिमिलेशन कह रहे हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अनडाइजेस्टेड फूड वहां पहुंचता है तो वहां पे वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, बाकी जो वेस्ट बचा हुआ पार्ट होता है फूड का वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है जिसे इजेशन कहते हैं। अंदर लेने को इंजेशन और बाहर छोड़ने को इजेशन। और द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, ये भी एनल इंस्पिंस्टर वही इंस्पिंस्टर मसल से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंट्रोल कर रही थी, वैसे एनएस पे जो पाई जाती है उसे एनल इंस्पिंस्टर कह देंगे,
है इंस्पिरेशन मसल है जो इसको कंट्रोल करती है, इसका रेगुलेट करती है। इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो गया। लेकिन डाइजेशन की इस प्रोसेस में बच्चों से गलतियां भी बच्चों से क्या किसी से भी गलती हो सकती है, जिसे हम डेंटल कैरीज कहेंगे। क्या गलती हो जाती है? अगर आपने खाना खाया और अच्छे से उस माउथ को रिंस नहीं किया, माउथ के अंदर फूड पार्टिकल्स रह गए, तो बैक्टीरिया उस ग्लूकोज जो फूड पार्टिकल्स होगा, शुगर, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। माउथ के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं और जो दांतों की दीवारों पर, उनकी जड़ों पर अटैक करता है, और उसके कारण जो है दांत कमजोर हो जाते हैं, उनकी जो ऊपर की जो परत है, एनेमल है, वो खराब होने लगती है। इसे डेंटल कैरीज कहते हैं। तो इससे अगर बचना है, आपको अपने दांत अपने जीवन काल तक प्रॉपरली चलाना है, तो फिर आपको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली, अच्छे से, और हर खाने के बाद माउथ को अच्छे से रिंस करना चाहिए। अगर रिंस नहीं करेंगे तो फिर वो फूड पार्टिकल जो दांतों के बीच में रह जाएंगे, उनके साथ बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देंगे, खेला कर देंगे, दांतों का खेला हो जाएगा। अब हम सेकंड जो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी हम जो भी खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हुआ न्यूट्रिशन की प्रोसेस में, फिर उससे हमें ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज सारे सेल्स तक पहुंचा, तो उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, वही रेस्पिरेशन है, वही सेलुलर रेस्पिरेशन है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल के लेवल पे हो रहा है, इसलिए उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। यानी हर सेल में हो रहा है, बॉडी के एवरी सेल में हो रहा है। अब जो ये रेस्पिरेशन जो है 3 तरह के हैं, एरोबिक, एनारोबिक एंड इन मसल्स। 3 तरह के रेस्पिरेशन में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। देखिए रेस्पिरेशन में कुछ कॉमन पाथवे हैं। जैसे कॉमन चीज क्या है? जो ग्लूकोज है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, C6H12O6, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, अभी पीछे पढ़ा था, बना था ग्लूकोज। वो जो है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है तो पाइरूवेट में टूटता है। पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये कॉमन है सभी तरह, यानी एरोबिक हो, एनारोबिक हो या मसल्स में हो, ये जो प्रोसेस है कॉमन है। सेल के अंदर ग्लूकोज टूट जाता है पाइरूवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और पाइरूवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस होता है। इसके बाद पाइरूवेट को टूटने का जो प्रोसेस है अलग अलग तरीके से है। जैसे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ईस्ट में ये पाइरूवेट टूटकर एथेनॉल जो कि 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये ईस्ट के अंदर होता है। और हमारी मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इतना प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता, इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। मसल्स में ये पाइरूवेट टूटता है, जब इसका जब ब्रेक डाउन होता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है। उस वक्त हमारे मसल्स को कुछ ज़्यादा ही एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, एथलेटिक्स वगैरह, तो उस इवेंट में मसल्स भी रेस्पिरेशन करने लगती है। तो वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है बट एनर्जी थोड़ा सा मिलती है, एनर्जी मिलती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये लैक्टिक एसिड ही है जो बाद में मसल क्रैम्प का रीजन बनता है, मसल क्रैम्प का कारण बनता है। क्लास में अगर आपके टीचर आपसे सिटअप्स करवा दे एक बार में 50-100, उसके बाद अगले दिन आपको बिस्तर से उठने में दिक्कत आती है ना, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। और उसके बाद में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, वहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पाइरूवेट जब स्प्लिट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये एनर्जी इस वाले एनर्जी से ज़्यादा होती है। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपके रेस्पिरेशन के 3 मेथड है जो हमें यहाँ डिस्कस करने थे।
एरोबिक, एनारोबिक एंड इन मसल्स। कहीं पे मसल्स वाले को एनारोबिक के रूप में भी पढ़ते हैं क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, इसलिए, बट वो स्पेशली इन मसल्स के केस में है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अभी हमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है और इस रेस्पिरेशन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें उसको एरोबिक रेस्पिरेशन से, जो ईस्ट में आपने भी देखा था, तो उससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ईस्ट में होता है, फूड का ब्रेकडाउन इन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपके ईस्ट में होता है, इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये बहुत यूजफुल होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल जो बनता है उसके लिए ये अच्छा है, ईस्ट की प्रोडक्शन से, ईस्ट की हेल्प से तो प्रोडक्शन करते हैं एल्कोहल का, तो ये तो उसका एक नॉर्मल प्रोसेस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एल्कोहल का जो बनाना उसके लिए एक नॉर्मल है, वो तो रेस्पिरेशन कर रहा है पर कमर्शियल प्रोडक्शन हो जाता है एल्कोहल का। तो यहाँ ग्लूकोज ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्लूकोज को स्प्लिट करते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस एथेनॉल को हम अल्कोहल कहते हैं, जो एक कमर्शियल एक अच्छा हमारे लिए प्रोडक्ट बन जाता है। ये यहाँ डिस्कस किया हुआ वाइन और बियर बनाने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। अब मसल्स में डिस्कस कर चुके हैं हम, फ्लो चार्ट से तीन सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। आपसे भी यहाँ अच्छे से रीड कर सकते हो। हमारी मसल्स भी रेस्पायर करती हैं एनारोबिकली फॉर ओनली बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेरी जब ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, कभी हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उस वक्त ये काम होता है जो मसल्स का रेस्पिरेशन का है। और यहाँ पर वही है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और लैक्टिक एसिड बाद में क्रैम्प का कारण बनता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। वो धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड जो मसल्स में डिपॉजिट होता है वो बॉडी यूज कर लेती है, वापस उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, कंप्लीटली एक तरह से स्प्लिट कर देती है। वाटर, हॉट वाटर बाथ से आप कर सकते हो उसकी सिकाई वगैरह, जहां पर ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही क्रैम्प की, तो गर्म पानी से सिकाई करके रिलीफ मिल जाता है। अब ये जो एनर्जी किसी भी मेथड से जो प्रोड्यूस हुई है, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, ये एनर्जी जो सेल को जितनी जरूरत होगी वो सब तो इस्तेमाल कर लेगा उसे, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो उसकी जरूरत बाकी एनर्जी जो बच जाती है उसे वो एटीपी के रूप में स्टोर करके रखता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, यानी वो जैसे जितनी भी सेल को बाद में एनर्जी की जरूरत है वो एटीपी को यूज करके एनर्जी की जरूरत पूरी करेगा। और ये जब एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी मिल जाएगी सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल के बहुत सारे जो सेलुलर प्रोसेस होती है उसके लिए। तो एटीपी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जरूरत है। और एटीपी कहाँ से आई? जो एनर्जी है सेलुलर रेस्पॉन्स से प्रोड्यूस हुई है, वो एनर्जी का इस्तेमाल करके एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक पी और ऐड कर देते हैं यूजिंग एनर्जी, यानी ये एनर्जी एटीपी को बनाने में खर्च हो जाती है। एडीपी से एनर्जी को यूज करके उसमें एक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो एटीपी बन जाता है। बाद में ही एटीपी फिर टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, यानी जो चीज एनर्जी के यूज से बनी है जब वो टूटेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एटीपी जो बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी के इस्तेमाल से बनता है एडीपी में एक फॉस्फेट को जोड़कर, और फिर ये बॉडी में सेल के अंदर स्टोर रहता है एटीपी, और बाद में ये एटीपी को यूज करके जो बॉडी के एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं इस एटीपी को और एनर्जी करेंसी के रूप में। यहाँ पे बताया भी हुआ है कि ये जो एटीपी है इसके 1 मोल से 30.5 किलो जूल एनर्जी के इक्वलेंट प्रोड्यूस होती है। 1 मोल एटीपी से 30.5 किलो जूल एनर्जी मिलती है। एटीपी का इस्तेमाल सेल्स में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स
और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, डाइजेशन के लिए, हर प्रोसेस में तो एनर्जी का इस्तेमाल होता ही है। इस तरह से बच्चों ये एटीपी का इस्तेमाल हुआ। अब हम बात करते हैं प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, आपको पता है ये प्लांट्स के लिए वैसे तो खुद ही वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और जब उसे रात में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो लीव्स के लेगा, लीव्स के स्टोमेटा, लीव्स के लोअर सरफेस पे जो पोर्स हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वो, मोस्टली प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी होता है, और दिन के समय तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट ड्यूरिंग नाइट जब उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो भी उसी पाथ से यानी स्टोमेटा के जरिए ही अंदर ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। अब ये जो डिपेंड करता है प्लांट पे, प्लांट छोटे हैं तो डिफ्यूजन मेथड भी काफी है। डिफ्यूजन मेथड के जरिए देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। स्टोमेटा कब ओपन होगा? जब उसे लगेगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है और बाहर ऑक्सीजन का में स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, अंदर का में तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ द थिंग्स, जो भी गैस हो या वाटर हो, ऑन इट्स ऑन इज नॉन ए डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपका, ये बातें यहाँ सारी लिखी हुई है कि जहां पर जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, मतलब कंसंट्रेशन कम है। अब मान लो सेल है, सेल के अंदर, चलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं। सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर O2 कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से O2 अंदर आएगा। और दिन के समय उल्टा होता है। दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है प्लांट तो वो O2 बना रहा होता है। ये तो रात के समय की बात हो गई, एट नाइट। दिन के समय क्योंकि O2 बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो दिन के समय सेल के अंदर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है। तो फिर वो बाहर एनवायरनमेंट में O2 छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है जो प्लांट्स में रेगुलरली चलती रहती है एज पर द नीड। प्लांट के अलावा एक्वाटिक एनिमल जैसे फिश है, तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, उनको तो एयर से, एटमॉस्फेयर से ही मिल जाता है ऑक्सीजन। लेकिन जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियां हैं, तो वाटर जो उसके अंदर डिजोल्व है, वाटर जो पानी के अंदर डिजोल्व है, वो उसी से ऑक्सीजन की अपनी जरूरत पूरी करते हैं। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जैसे डॉल्फिन वगैरह होते हैं, उनके ब्लो होल्स होते हैं, वो हवा से लेते हैं, वो क्योंकि वो वाटर के सरफेस पे होते हैं ना, तो उनको पॉसिबल है हवा से लेना। जो वाटर के सरफेस पे है वो एयर से ले लेंगे, पर जो पानी के अंदर है तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वहां से वो अपनी जरूरत पूरी करते हैं, और वो उसके लिए उनके पास गिल्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ, अच्छा इसी रीजन से जो मछलियां होती हैं उनके अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो फास्टर होता है, क्योंकि उन्हें एयर के जो ऑक्सीजन की जरूरत है वाटर में उस हिसाब से कंसंट्रेशन कम होता है, तो ज्यादा तेजी से ब्रीथ करेंगे तब उनकी ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होगी। हम जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें एयर की जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 21% है ऑलमोस्ट, तो ठीक ठाक अमाउंट में है, और हम रेस्पिरेशन के जरिए हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है ऑक्सीजन की। पर पानी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए उनका जो ब्रीथिंग रेट है फास्टर होता है ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए, ज्यादा उनको तेजी से ब्रीथ करना पड़ता है। और ये पहले क्या करते हैं, फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, मुंह से पानी लेते हैं, उसे गिल्स में पुश करते हैं, और जहां से डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के द्वारा लेकर उनकी बॉडी में आगे पंप कर दी जाती है। तो ये मछलियों के लिए बच्चों रेस्पिरेशन का प्रोसेस। कॉमन फीचर्स इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन।
यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लेकर कॉमन फीचर कुछ हमारे जो लिविंग बींग्स हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं उनके लिए डिस्कस करना है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी जो लैंड पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ कॉमन फीचर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रिगार्डिंग। जैसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो उसको लेते हैं ये सभी लोग। और इनके जो ऑर्गन होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि कुछ उस तरह से डिजाइंड होता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इसके लिए आपको अपने लंग्स के बारे में सोचना होगा। लंग्स में जब एयर हम अंदर लेते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर जाती है। तो वो इसी का जिक्र कर रहे हैं। ये कॉमन फीचर है लैंड पे रहने वाले। ऑल दीज ऑर्गन हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज सरफेस एरिया विच इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस वेरी फाइन एंड डेलिकेट। यानी 3 फीचर आप कह सकते हो। ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लैंड एनिमल्स का उनके 3 इंपॉर्टेंट फीचर आप कह सकते हो। एक, वो इस तरह से डिजाइंड होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है यानी बलून लाइक स्ट्रक्चर है। फिर वो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो बहुत डेलिकेट और थिन है क्योंकि वहां से एक्सचेंज होना है गैस का। मोटी सी दीवार नहीं है, बहुत फाइन और डेलिकेट है। ये कॉमन फीचर है लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। इसके अलावा एक और बात है कि ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो उनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि डेलिकेट है, मुलायम है, तो बाहर की गर्म ठंड एक्सट्रीम कंडीशंस को वो नहीं झेल सकता है। तो बॉडी के अंदर एक कैविटी के अंदर होता है और वहां तक एयर को जाने के लिए पासेस बना होता है। तो ये कुछ कॉमन फीचर हैं जो हम लैंड एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में देखते हैं। क्या क्या कौन फीचर देखते हैं? सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इस तरह का वो डिजाइन होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकता है, और जहां से एक्सचेंज होता है वो बहुत थिन और डेलिकेट लाइनिंग होती है, स्किन होती है, और साथ में वो बॉडी के अंदर एक कैविटी में होती है जो उसको बाहर के एक्सट्रीम कंडीशन से प्रोटेक्शन में मदद मिलती है। ये 3 स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो लैंड पर एनिमल पाए जाते हैं उनके। अब हम बात करते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम की और कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में। फिगर आपके सामने है। जो है बच्चों नासल पासेज से एंटर करेंगे और आपका ये फेरिक्स तो फूड पाइप वाला है, वहां से आगे जाएगी लैरिक्स से ट्रैकिया जो है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बनी हुई है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है, क्या रोल है इस एयर पासेज में? तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ना एयर पासेज को कोलैप्स होने से रोकता है। अगर ये रिंग्स का नहीं होता, ये बोन्स का नहीं होता, ये हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, तो जब हवा अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते तो चिपक जाते हैं, तो चिपकने से रोकता है। इसी को कहते हैं एयर पासेज को कोलैप्स होने से बचाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को पास करता हुआ एयर हमारे लंग्स में पहुंचता है और फिर लंग्स में आप ब्रोंकाइज हैं और वो और छोटे छोटे नलियों में डिवाइड हो रहे हैं जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये एल्वियोलाई ही वो जगह है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये एल्वियोलाई ही वो जगह है जिसको हम कहते हैं बहुत फाइन होता है, बहुत डेलिकेट होता है और ब्लड फिल्ड होता है, यानी इसमें हवा भरी ब्लड अच्छा खासा भरा रहता है, क्योंकि ब्लड में ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इंसानों के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच करता है। हमने जो अंदर एयर ली है उस एयर में तो सब कुछ गया, जो अच्छा वाला एयर है यानी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो भी जाएगा, और साथ में जो पॉल्यूटेंट है सब कुछ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा, सब कुछ जाएगा एयर में। तो केवल हाँ एक चीज हमें जिक्र करना जरूरी है यहाँ पर कि जो नासल पासेज है और ये जो पूरा एयर का पासेज का जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ फिल्टर का सिस्टम बना हुआ है। जैसे हमारे नाक में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं,
जो एयर को फिल्टर करते हैं, उनका काम एयर को फिल्टर करना है। इसीलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ये एयर फिल्टर जल जाते हैं। नाक से जब धुआं, गर्म धुआं बाहर आता है स्मोकिंग के टाइम पर या अंदर जाता है तो ये फिल्टर खत्म हो जाता है उनका, यानी उनके लंग्स में गंदी हवा जाएगी ज्यादा। तो एक मैकेनिज्म तो फिल्टर करने का ये है। दूसरा मैकेनिज्म है आपका हमारे पूरे एयर पासेस में म्यूकस की एक लाइनिंग होती है, चिकनाहट होती है एक तरह से नाक के पूरे रास्ते से लेकर ट्रैकिया तक, लंग्स तक। तो वो जो लाइनिंग होती है म्यूकस की, वो भी फिल्टर करने का ही काम करता है एयर को, यानी डस्ट पार्टिकल्स जो भी अगर हवा के साथ अंदर जा रहे हैं तो वो म्यूकस पे चिपक के रुक जाएंगे और लंग्स तक फ्रेश एयर जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका ये म्यूकस भी और इनका हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो उनके लंग्स तक जो एयर जाती है वो फिल्टर नहीं हो पाती है, तो उनको फिर लंग कैंसर और लंग इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो आप समझ गए होगे कि भाई स्मोकिंग का क्या नुकसान है ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ साथ। अब ये एयर बच्चों फिल्टर होके, फाइन हेयर के जरिए एयर फिल्टर होके, म्यूकस के जरिए एयर फिल्टर होके आपका लैरिक्स से, ट्रैकिया से, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से होता हुआ ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलाई तक पहुंचा। इसके बाद एल्वेलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्लड फिल्ड है। ब्लड के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं वो, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैच कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है, ब्लड के अंदर डिजोल्व फॉर्म में आती है और यहाँ लंग्स के अंदर वो डिफ्यूजन के मेथड से आ जाती है, उसमें लंग्स में आ जाती है और फिर उससे हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो ये आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ह्यूमन का, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। एक यहाँ पे डायफ्राम का भी रोल डिस्कस कर लेते हैं। रिब्स का काम तो आपको पता है लंग्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और ये डायफ्राम क्या है, जब हम हवा एयर अंदर लेंगे तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और जो उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा चेस्ट कैविटी का, और एयर अंदर आ जाएगी। जब बाहर छोड़ेंगे एयर तो फिर ये डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और एयर हम बाहर रिलीज कर देंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बच्चों। तो यहाँ पे सभी का रोल, नासल पास में जो हेयर है, जो म्यूकस है, फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, फिर ये एल्वेलाइज का, फिर उसके अंदर ब्लड का पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन, उसका रोल, डायफ्राम का रोल, रिब्स का, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं अभी वो सारी बातें इन अलग अलग स्लाइड्स में है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि एयर नॉस्ट्रल से एंटर करती है, क्योंकि मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा यहाँ फास्टर कर दूंगा। एयर जो है नॉस्ट्रल से एंटर करती है, फिर यहाँ पे फाइन हेयर्स हैं जो उसको फिल्टर करते हैं एयर को, और इसके साथ ही म्यूकस होता है जो फिल्ट्रेशन को और अच्छा कर देता है। फिर यहाँ से एयर जो है थ्रोट से होता हुआ लंग्स में आता है, और इधर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी रास्ते मिलते हैं जो एयर कोलैप्स को, दीज इंश्योर दैट एयर पासेस डू नॉट कोलैप्स, यानी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम एयर पासेस कोलैप्स होने से बचाना है। इसके बाद जो लंग्स है वो आगे जाता है तो डिवाइड होता है स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में, और लास्ट में जाके बलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है जिसे एल्वेलाई कहते हैं। और एल्वेलाई वो जगह है जो सरफेस प्रोवाइड करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड फिल्ड होती है पूरी जो एल्वेलाई की दीवारें जो होती है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे जो रिब्स है वो ऊपर आती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से एयर सक इन हो जाती है, हवा अंदर चेस्ट कैविटी में भर जाती है, और एल्वेलाई जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, फूल जाती है उस हवा से। और वहां से जो ब्लड है, जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन से ब्लड आता है लंग्स, हार्ट में, हार्ट पंप कर देता है लंग्स को। तो लंग्स से जो एयर आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, जो यहाँ पर डिजोल्व फॉर्म में आता है। यानी आपको अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन की हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो डिजोल्व फॉर्म में। हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन।
फिर उसके बाद ये जो ब्रीदिंग साइकिल होती है जब ये चल रही होती है, इसमें एक क्वेश्चन और है 1 मार्क्स का यहाँ पर। ये जो प्रोसेस गैस को एक्सचेंज का, ऑक्सीजन को लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का ये प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम पर भी हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उस समय के लिए हमारे लंग्स में रिजर्व वॉल्यूम में ऑक्सीजन होता है जिसे वो इस्तेमाल करता है। लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। यानी जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, उस वक्त की जरूरत के लिए हमारे लंग्स में रिजर्व वॉल्यूम में ऑक्सीजन रहता है जो इस्तेमाल करती है बॉडी। अब आगे डिस्कस कर रखा है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिजम्स का बॉडी छोटा होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस ही काफी होती है। अगर कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म जैसे मान लो अमीबा है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकाल रहा है और अंदर भी ले रहा है आसानी से, पानी या कुछ भी। तो अगर व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रोसेस अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी अगर बॉडी का साइज छोटा है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से भी जरूरत पूरी हो जाती है प्लांट्स की और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन अगर बॉडी साइज बड़ा हो गया है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन सारे पार्ट्स तक पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत स्लो होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो होता है। इसीलिए और डिफ्यूजन की जगह पर हमारे पास में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो इस काम को तेजी से करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। ये स्मोकिंग का मैंने आपको रीजन पहले बता दिया था कि स्मोकिंग से किस तरह से नुकसान होता है। स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ होती है, इस लंग कैंसर का एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से डेथ होती है। इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका अपर पार्ट जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सीलिया कहते हैं वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से जर्म्स वगैरह, डस्ट या बाकी जो हार्मफुल पार्टिकल है वो हवा के साथ अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल एंटर लंग्स एंड कॉज इन्फेक्शन, तो जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे कि लंग्स कैंसर किस तरह से हो सकता है स्मोकिंग की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है हमारे उसके एल्वेलाई के बारे में कि हमारा जो एल्वेलाई का जो सरफेस है अगर उसको पूरा इंक्रीज किया जाए तो कितना ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। आप देखिए 80 मीटर स्क्वायर का एरिया, 80 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा एरिया होता है, उतना एरिया ये कवर कर सकता है। इसीलिए आप पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकता है। तो ये हमारे एल्वेलर सरफेस है ना, वो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकता है। एक और हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, उसका भी एक एडवांटेज है। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हमारे टोज तक यानी पैरों की अंगूठों तक ऑक्सीजन को पहुंचने में लंग्स से 3 साल लग जाते हैं, थैंक्स टू हीमोग्लोबिन जो इस प्रोसेस को फास्टर कर देता है, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या बॉडी डिजाइन जिसका लार्ज है उनके लिए फिर डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होता जरूरत पूरी करने के लिए ऑक्सीजन की। इसके अलावा टोबैको वाला यहाँ पे साइड इफेक्ट दे रखा है। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, ये सब हार्मफुल है। यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टंग, जीभ, आपकी टंग, आपके लंग्स, आपका हार्ट और लीवर, सारे मेन ऑर्गन इसी से खराब होते हैं। स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो मेजर रिस्क फॉर हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, pulmonary disease and several form of cancer. There is high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of गुटखा। तो इसलिए गुटखा की वजह से बहुत ज्यादा ओरल कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है। स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। बच्चों ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ब्लड है। यहाँ पे उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि आपकी एक बुक में एक एक्टिविटी थी जिसका मैंने यहाँ पे डिस्कशन करने का सोचा। जो हेल्दी रेंज है हीमोग्लोबिन की मैन के लिए वो आपका 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। विमेन में ये थोड़ा सा कम रहता है, 11.6 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। बच्चों में 11 से 13 ग्राम
पर डेसीलीटर है, कैटल पशुओं में, बफेलो में और हॉर्स में। ये कुछ फिगर है। एक्टिविटी थी एक आपको करने के लिए दिया हुआ था, वो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया है। कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन वी सी दैट हीमोग्लोबिन कंटेंट जो फीमेल में है वो मेल से कम है। अगर हम इस फिगर पे गौर करें तो मेल में जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो फीमेल में कम है, मेल में ज्यादा है। तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो पीरियड्स फेस करती है फीमेल, इस वजह से उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट या ब्लड कंटेंट कम हो जाता होगा। देयर में बी वन रीजन, वन फैक्टर। रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट। अब ब्लड का क्या रोल है ट्रांसपोर्ट में? ब्लड का रोल हम सब अच्छे से जानते हैं। ब्लड जो है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ब्लड में जो भी हम डाइजेस्ट करते हैं फूड, आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ब्लड फिल्ड होते हैं और डाइजेस्टेड फूड को वो एब्जॉर्व करके सारे सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो फूड का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीजें ब्लड की हेल्प से होती है। तो ब्लड का रोल आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड में जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो भी ब्लड के जरिए ही ट्रांसफर होते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक जगह से दूसरी जगह तक। और इसके अलावा जो ब्लड का काम जो होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन के लिए तो आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन वगैरह है, सॉल्ट वगैरह सारे ट्रांसपोर्ट। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था जिसे आप पहले से ही जानते हैं। पिंग ऑर्गन है जिसे हम हार्ट कहते हैं, जो ब्लड को एक जगह से जैसे सारे ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक आता है, हार्ट उसे पंप करके लंग्स का, लंग्स से फिर वापस हार्ट में ब्लड आता है और उसे वो पंप करके वापस सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए होता है, लेकिन ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है। तो अब हमें हार्ट के फंक्शन को समझना है बच्चों। इसमें हार्ट के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हार्ट को हम लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और लेफ्ट में भी फर्दर दो पार्ट हैं। यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर राइट वाले में राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। इसे हार्ट को चार चैम्बर में डिवाइड कर रखा है। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो हम अब आपको इसके सारे पार्ट्स का फंक्शनिंग के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो सारे ऑर्गन से कलेक्ट होकर हार्ट के राइट पार्ट में आता है सबसे पहले, राइट पार्ट में यानी राइट आर्ट्रियम में। अब वो वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट और वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, ये दोनों जगह से ब्लड आता है हमारे हार्ट के राइट पार्ट में सारे ऑर्गन से कलेक्ट होकर। फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल, यानी ये जो वाल्व है, ये वाल्व है, यहाँ पर ये वाल्व खुल जाते हैं और ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड। फिर राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है। तो ये जो व्हाइट वाला आपको पासेज नजर आ रही है, ये ब्लड इस तरह से ये राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स तक, जो अभी हम पढ़कर आए हैं, लंग्स में पहुंच जाता है। और लंग्स में आपको पता ही अभी आप पढ़कर आए हो कि वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को कैच करेगा, हीमोग्लोबिन। उसके बाद में जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से पंप होता है, लंग्स से इधर पल्मोनरी वेन्स। ये भी एक मार्क्स के दो क्वेश्चन बनते हैं। मतलब पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो करता है, ओनली पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ दे तो, यानी पल्मोनरी आर्टरी स्पेशल आर्टरी है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। अदरवाइज पूरी बॉडी के आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर अगर जाए, हार्ट वाली बात कर रहे हैं तो, पर पूरी बॉडी में वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच फ्लो करता है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है बॉडी के अंदर, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच करता है, उल्टा हो गया। और वेन्स के अंदर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है,
पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स जो है नॉर्मल आर्टरी और नॉर्मल वेन्स से उल्टा है कॉन्सेप्ट में। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन कवर करते हैं। इसके बाद बच्चों ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आएगा, यानी लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। जब ये ब्लड आता है, चाहे वो राइट में आए चाहे लेफ्ट में आए, ये जो आर्टरियम है ये रिलैक्स हो जाता है, यानी पूरा ब्लड इसमें भरने देता है, इसको बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, पूरा ब्लड आर्टरियम में भर जाता है। उसके बाद ये ब्लड जब भर जाता है तो ये आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये वाल्व खुल जाते हैं इधर वाले। जो वाल्व खुल जाते हैं तो ये ब्लड इधर आ जाता है वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है और ये पूरा वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है। फिर ये वेंट्रिकल में जब ब्लड पूरा भर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी पंप करेगा, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरे ऑर्गन्स तक, बॉडी के सभी ऑर्गन तक पंप कर दिया जाता है। तो 1 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन और हैं। एक तो ये है कि जो ये राइट और लेफ्ट का डिवीजन है हार्ट का, वो किस तरह से हेल्पफुल है। तो ये लेफ्ट और राइट का जो डिवीजन है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है इधर राइट में और लेफ्ट में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये आपस में मिक्स नहीं होते, क्योंकि लेफ्ट राइट का डिवीजन है। तो 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का कि जो वेंट्रिकल्स की दीवारें होती हैं, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल्स की दीवारें थिक क्यों होती हैं। तो वेंट्रिकल्स की दीवारें थिक इसलिए होती है क्योंकि वेंट्रिकल ना प्रेशर पंप करता है, यानी प्रेशर झेलता है, तो वो फट ना जाए, दीवार टूट ना जाए, इसलिए वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी होती हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो 1-1 मार्क्स वाले हैं ये साथ में इससे कवर होते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये जो वाल्व होते हैं इसका क्या रोल है। ये वाल्व का रोल है ब्लड के फ्लो के यूनिडायरेक्शनल को मेंटेन करना, यानी ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। जैसे मान लो कि आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरियम में नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये पंप करेगा तो ये वाला वाल्व नहीं खुलेगा, ये वाला वाल्व खुलेगा। उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से है कि लंग्स की तरफ वाला वाल्व तो खुल जाएगा, पर ये जो इसी के ऊपर जो आर्टरियम है, राइट आर्टरियम है, ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे पंप करने पर। तो ये वाल्व है ये ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं। तो ये सारी बातें आपको ऑडियो में सुनकर नोट करनी पड़ेंगी, अगर आगे स्लाइड्स में नहीं होगी, आई होप कि होनी चाहिए, नहीं भी है तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी मैंने आपको। फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये सारी बातें यहां एक्सप्लेन कर रखी हैं, इधर जो पहले से एक्सप्लेन किया है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, हमारे मुट्ठी जितना बड़ा है ये, और बिकॉज बोथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 इसके अलग अलग चैम्बर हैं जो हार्ट को मतलब जो ब्लड को मिक्सिंग होने से प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो लंग्स तक जाना होता है और लंग्स में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से वापस हार्ट में आता है ऑक्सीजनेटेड होकर, जो हार्ट उसे पंप करके बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक भेज देता है। अब फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद द फिगर, यहाँ पैराग्राफ वाइज भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में लेफ्ट वाले में आएगा, और वो लेफ्ट में भी लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स होगी, पूरा ब्लड भर जाएगा, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसका वो वाल्व खुल जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा वो ब्लड। उस वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगा तो वो ब्लड आगे वेंट्रिकल में भर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वेंट्रिकल जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी वो पंप करेगी तो ये ब्लड जो है बॉडी के तक पहुंचा दिया जाएगा। ये तो पार्ट हुआ लेफ्ट वाला। अब राइट वाले में आ जाओ, हार्ट के राइट वाले चैम्बर में, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है हार्ट के राइट पार्ट में, अपर चैम्बर में, जिसे हम राइट आर्टरियम कहते हैं। जब ब्लड आएगा तो ये भी रिलैक्स होगा, ब्लड भर जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाल्व खुल जाएंगे, तो ये लोअर चैम्बर में यानी लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। वेंट्रिकल भी उस वक्त डायलेट होगा यानी रिलैक्स होगा। उसके बाद में जब वेंट्रिकल भर जाएगा पूरा इस ब्लड से तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस ब्लड को पंप कर देगा लंग्स तक जहां से ऑक्सीजनेशन होना है। तो ये हो गया राइट पार्ट। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू, वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि वेंट्रिकल क्योंकि पंप करना पड़ता है
आगे बाकी ऑर्गन तक, इसलिए इसकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती हैं आर्टरियम से अगर कंपेयर करें वेंट्रिकल्स की दीवारें। इसके अलावा वाल्व का रोल भी मैं आपको बता चुका हूं। वाल्व जो है इंश्योर करता है कि ब्लड जो है बैकवर्ड फ्लो ना करे, जिधर से आया है उधर नहीं जाना चाहिए, उस चीज को प्रिवेंट करता है ये वॉल्व्स। अब ये जो ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड के अंदर, जो लंग्स में करता है, लंग्स में ही अभी हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ा था कि ब्लड जो है वो एंटर करता है, हीमोग्लोबिन उसको कैच करता है। तो ये जो डायग्राम है ये डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करता है बच्चों। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन या एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, तो इसका क्या मतलब है वो यहाँ इस डायग्राम से समझ लेते हैं बच्चों। देखिए जैसे सबसे पहले हम अगर कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो ये हमारा जो ब्लड है ये वाला जो पार्ट है ना, ये दिखा रहा है एक तरह से कैपिलरीज को। कैपिलरीज माने सबसे पतली वो नलियां हैं जिससे ब्लड की सप्लाई सारे और सभी सेल्स तक हो जाती है, ऑर्गन के सभी सेल्स तक हो जाती है कैपिलरीज। यानी जो बड़ी है वो मोटी मोटी आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनी और फिर कैपिलरीज जुड़कर वेन्स बनी। लीजिए हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्टा के थ्रू ये ब्लड यहां से ऑर्गन तक गया, सारे ऑर्गन तक, चाहे वो ऊपर के ऑर्गन हो चाहे नीचे के ऑर्गन हो। तो ये आर्टरीज लेके आएंगे इस ब्लड को, आर्टरीज डिवाइड होंगी कैपिलरीज में, फिर वो ब्लड को देंगे, उनसे ब्लड वापस कलेक्ट भी करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे। फिर ये आर्टरीज जुड़कर वेन्स बनाते हैं और ये वेन्स ब्लड को वापस हार्ट के राइट पार्ट में ले आए। फिर ये हार्ट के राइट पार्ट से ब्लड जो है पंप होके लंग्स तक गया, यहां पर ये लंग्स है, लंग्स की कैपिलरीज हैं। पल्मोनरी आर्टरीज जो हमने अभी डिस्कस किया, फिर यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और वापस हार्ट के ये लेफ्ट पार्ट में आ जाएंगे। क्योंकि सेम ब्लड हमारे हार्ट में दो बार आ रहा है, एक बार जब वो ऑक्सीजनेटेड है, फिर दूसरी बार जब वो डीऑक्सीजनेटेड है, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये डायग्राम जो है डबल सर्कुलेशन को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि सेम ब्लड हमारे हार्ट में दो बार एंटर करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड होता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके अलावा हार्ट इन बर्ड्स एंड मैमल्स की बात कर लेते हैं। ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल है। बर्ड्स चैम्बर्स की, यानी बर्ड्स और मैमल्स की अगर हम बात करें, ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स और मैमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, गर्म रक्त वाले जीव हैं। इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और ये इसलिए भी यूजफुल होता है कि इनका जो ऑक्सीजनेट ब्लड है और डीऑक्सीजनेट ब्लड है उनका इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करते हैं, इसलिए इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। रीजन ये भी है कि वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म, इनको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है जो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एनर्जी लगातार चाहिए और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए हार्ट में जो 4 चैम्बर है और उसका जो लेफ्ट राइट का डिवीजन है वो इस मामले में हेल्पफुल होता है कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ज्यादा मात्रा में हमें एक बार मिल जाती है। तो यहाँ इसका जिक्र किया हुआ है, सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from mixing. Such separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. Body temperature को मेंटेन करने के लिए हाई रिच ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए होता है और हार्ट का लेफ्ट राइट डिवीजन इस चीज में हेल्प करता है। इसके बाद एम्फीबियन या रेप्टाइल्स जो होते हैं, इन्हें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इनका बॉडी का टेम्परेचर रहता है, इसलिए ये काफी इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं और ये काफी हद तक टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के इंटरमिक्सिंग को ये टॉलरेट कर लेते हैं, झेल लेते हैं, जो ये आपके एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं। फिशेस में हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, जो मतलब एक बार ब्लड को वहां तक गिल्स भेज देगा वहां तक, जहां पर वो ऑक्सीजन ले लेंगे उससे, पानी से, और डायरेक्टली फिर उसे ऑर्गन तक भेज देंगे, दोबारा नहीं आना, 2 ही चैम्बर हैं। तो यहाँ पे फिशेस के अंदर ऑन द अदर एंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट, द ब्लड इज पंप टू द गिल्स, गिल्स में ब्लड को पंप करेंगे, वहां गिल्स में पानी आएगा, भी पीछे हमने रेस्पिरेशन देखा था, तो पानी से ऑक्सीजन ले लेगा वो, और
देयर एंड डायरेक्टली रिलीजेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वहां से बॉडी को भेज दिया जाता है। नहीं, ये जो ब्लड है गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फेस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासिस थ्रू, यानी मछलियों में जो ब्लड है हार्ट में एक ही बार जाता है और हमारे यहाँ पर मैमल्स में 2 बार जाता है, इसलिए मैमल्स में डबल सर्कुलेशन कहा जाता है ब्लड का, और मछली में सिर्फ एक ही बार जा रहा है। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस डायग्राम से। ब्लड गोज ट्वाइस इन आवर हार्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल। फर्स्ट व्हेन, पहली बार जब ब्लड तब जाता है जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेफ्ट पार्ट से जाता है सभी ऑर्गन तक पंप कर जाता है। दोबारा जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है तब भी वो सभी ऑर्गन से हार्ट तक जाता है, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं वर्टिब्रेट्स में। ब्लड प्रेशर को मेजर करने का यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों सिस्टम कैसे। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, इस तरह का सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कवर होता है तो उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। 1-8 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल 120 और 80 ये होता है, नॉर्मल 120 और 80 होता है। 120 को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में जब पंप करता है ब्लड, वेंट्रिकल आपको पता ही है लंग्स को पंप करता है, और फिर जब लंग से ब्लड आता है आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम से फिर नीचे वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल पंप करता है तो सारे ऑर्गन तक जाता है। तो जो पंपिंग वाला जो प्रेशर है उसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 120 mm ऑफ Hg यानी मरकरी Hg का मतलब होना चाहिए एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन में। और जब रिलैक्स होता है, जब ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है आर्ट्रियम में, चाहे लेफ्ट वाले में चाहे राइट वाले में, तो उस वक्त वो रिलैक्स फेज में होता है, तो उस वक्त जो प्रेशर होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, डायस्टोलिक प्रेशर, उसी को डायस्टोलिक कहते हैं। तो जो यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है ना, वो यही होता है कि ये डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, इसलिए मैंने इस फिगर का जिक्र किया। और बाकी यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर करने की टेक्निक समझाई गई है कि पहले वो जो कफ है उसको इस तरह से लपेट देते हैं, फिर पंप करते हैं रबर कप से एयर को, जिससे कि वो ब्लॉक कर दें, आर्टरी को ब्लॉक कर दें। आर्टरी को ब्लॉक करते हैं तो वो 120 से ऊपर ले जाते हैं, क्यों 120 तो नॉर्मल रहता ही है प्रेशर, तो वो प्रेशर 120 से ऊपर हो जाता है तो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद में उस ब्लड को धीरे धीरे वो यहाँ पे जो रबर कफ होता है उसको धीरे धीरे खोलना करके प्रेशर रिड्यूस करते हैं और आवाज को सुनते रहते हैं। तो जब पहली बार आवाज सुनाई देगी वो ऊपर वाला बीपी होगा, यानी 120 वाला होना चाहिए, और जहां पर फिर उसके बाद आवाज सुननी बंद हो जाए, जब बिल्कुल ही आवाज सुननी बंद हो जाएगी तो वो नीचे वाला प्रेशर दिखा देगा। मतलब इस पे रीडिंग पे हमेशा ध्यान रहता है कि कहां पर आवाज सुनाई देना पहली बार आई है और कहां पर बिल्कुल स्टॉप हो गई है स्टेथोस्कोप में। तो ये तो भाई ऐसे ओरली तो ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा, बस इसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का आप समझ सकते हो, और प्रैक्टिकली करोगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब वो जो कफ को बांध कर वो जो रबर से पंप करेंगे, रबर कफ से एयर को, वो ब्लॉक कर देगा आर्टरी को, और वो प्रेशर ज्यादा नहीं देना, 120 के ऊपर रखना है। उसके बाद धीरे धीरे एयर को रिलीज करना है। आर्टरीज जब ब्लड उसमें जब पहली बार आएगा तो एक आवाज, एक साउंड प्रोड्यूस होगी, सिस्टोलिक साउंड जो सुनाई देगी। उसके बाद में पूरा ब्लड एकदम अच्छे से आर्टरी तक पहुंच जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो लास्ट में जब आवाज जहां पे बंद हो जाएगी वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा, जो 80 mm ऑफ Hg रहना चाहिए। तो ये भी था आपका ब्लड प्रेशर का। अब ब्लड प्रेशर से आगे यहां पर कुछ इसी कॉन्सेप्ट को आगे एनहेंस किया गया बच्चों। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो प्रेशर दीवारों पे लगता है ब्लड के जरिए उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेन्स, वेन्स के जरिए आर्टरीज में ज्यादा होता है। प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग, अच्छा इसलिए क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोलिक, मैं अभी पीछे समझा के आया हूं कि जब पंप करता है उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो वो ऑर्टा के थ्रू ही ऑर्गन में आता है, तो इसलिए वहां पर जो उस तरह के प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब आर्टरीज में जो वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्स होता है तो उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जब ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है वेंट्रिकल में। आर्टरीज से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो वो उस वक्त रिलैक्स फेज में होगा, तो जो रिलैक्स्ड फेज में है उस वक्त जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहां पर ब्लड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है
स्फाइग्मो मैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और इसका कॉज होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज सिकुड़ जाती है, उसके कारण भी हो सकता है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस होगा, और इसकी वजह से रप्चर भी हो सकता है आर्टरीज का, और रप्चर मतलब फट जाते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण काफी डेंजरस सिचुएशन पैदा हो सकती है हाइपरटेंशन में। अब हम बात करते हैं इन ब्लड को ले जाने के लिए जो हमारी नलियां हैं, जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है और लिम्फ है, ये सब डिस्कस करना है। तो जो ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, आर्टरीज पता है ब्लड को कहां से, हार्ट से सारे ऑर्गन तक लेकर आती है, और क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है प्रेशर से होता है, वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो प्रेशर होता है, तो इसीलिए आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं। वेन्स की दीवारें मोटी नहीं होती है, आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि ये इन्हें प्रेशर झेलना होता है, क्योंकि ये ब्लड, ये जब हार्ट ब्लड को पंप करता है ऑर्टा के थ्रू सारे ऑर्गन तक ब्लड को आर्टरीज लेके आती हैं, इसलिए इनकी दीवारें थिक होती है, इलास्टिक होती है। और जो वेन्स हैं ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं, यानी आर्टरीज ब्लड को लेकर आएंगी, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, और पतली नलियों में उन्हें कैपिलरीज कहते हैं, ब्लड की सप्लाई कर देंगी, फिर ये ब्लड को कलेक्ट करने के लिए कैपिलरीज कलेक्ट करके वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वेन्स ब्लड को ऑर्गन से लेके हार्ट तक जाता है, इसलिए वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं, ये उसका फीचर है। वेन्स में वाल्व होते हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, एक ही डायरेक्शन फ्लो करने को मेंटेन करते हैं। तो ये वेन्स की बात है बच्चों। तो यहाँ वेन्स में जो वाल्व होते हैं वो ब्लड के एक ही डायरेक्शन फ्लो को, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कैपिलरीज आर्टरीज और ज्यादा पतली छोटी छोटी नलियों में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड सभी सेल्स तक मिल सके। सेल्स यानी बहुत पतले, सेल्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो उस छोटे से सेल को ब्लड की सप्लाई देने के लिए आर्टरीज बहुत पतली पतली नलियों में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। फिर ये कैपिलरीज उनको ब्लड देती हैं और उनसे ब्लड कलेक्ट भी करती है और वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये कैपिलरीज है। उसके बाद प्लेटलेट्स, ये ब्लड का ही कंपोनेंट है। प्लेटलेट्स आप जानते हो, इस पूरे सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट के इस सिस्टम में कहीं नली में कहीं टूट जाए, कहीं इंजरी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है आके ब्लड की क्लोटिंग कर देना, जिससे कि ब्लड का जो नली से बाहर यानी आर्टरीज या वेन से बाहर जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसको रोक दिया जाए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो हो जाएगा तो एक सर्वाइवल डेंजर सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। ज्यादा ब्लड प्रेशर कम होना भी अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए प्लेटलेट्स का काम होता है, कहीं कहीं कोई डैमेज हुआ है, कहीं नली फट गई है, कहीं आर्टरीज में डैमेज हो गया, वेन्स में डैमेज हो गया, तो वहां जाके ब्लड की क्लोटिंग कर देना, जिससे ब्लड और ज्यादा फ्लो ना करे, बॉडी से बाहर ना जाए। तो ये काम आपका प्लेटलेट्स का है। इसके बाद लिम्फ, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ क्या करता है बच्चों, ये भी एक तरह से ब्लड का कंपोनेंट है। कैपिलरीज से जो ब्लड बाहर आ जाता है उसे टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। दो कैपिलरीज के बीच में जो गैप है, इंटरसेलुलर गैप है, उसमें जो ब्लड का कंपोनेंट बाहर आ गया उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उसमें वो कलरलेस होता है, मतलब यहाँ पर ब्लड की तरह रेड नहीं होता वो, बट क्योंकि ब्लड का ही पार्ट होता है, थोड़ी सी मात्रा में उसमें प्लाज्मा वगैरह और कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं और फैट खास तौर पर। लिम्फ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो क्वेश्चन आता है, फैट के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड को ये प्लाज्मा जैसा ही होता है लेकिन कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होती है। और लिम्फ, जब ये लिम्फ जो है जुड़कर लिम्फेटिक कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी टिश्यू फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज बना देता है। फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो जुड़कर लिम्फ, लार्ज लिम्फ वेसल्स बना देती हैं। लिम्फ से लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल, और फिर ये लिम्फेटिक वेसल किसी वेन्स में जाके ओपन होते हैं। तो यानी वो जो ब्लड सेल्स के बीच में आ गया था, इंटरसेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड के रूप में आ गया था, वापस सिस्टम में आ जाता है। ये कुछ उस तरह से हुआ जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी टिपक रहा है पाइप से, तो हमने एक वहां पे जग रख दिया और पानी को कलेक्ट कर लिया,
और उस पानी को वापस ले जाकर टंकी में डाल दिया ताकि वो सप्लाई में आ जाए। तो टिश्यू फ्लूइड उसी तरह का है ये लिम्फ, कि वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया है, जो गैप है उनके बीच में, और फिर उसको वापस ये लिम्फ कलेक्ट करके लिम्फेटिक कैपिलरीज में कन्वर्ट कर रही हैं। वो लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल बना रही हैं। लिम्फेटिक वेसल किसी बड़े वेन्स में जाके ओपन हो रहे हैं और वेन्स से मतलब पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में आ जाएगा वो ब्लड। तो ये आपका कैपिलरीज लिम्फ का काम है बच्चों। और लिम्फ का एक इंपॉर्टेंट काम जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट, कि ये लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये जिक्र तो हमने कर लिया था। दूसरा वाला ये था, डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फैट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करे, यानी जो इंटेस्टाइन में जो फैट डाइजेस्ट होता है वो लिम्फ के जरिए ही आगे ट्रांसपोर्ट होता है। तो लिम्फ का भी रोल हो गया बच्चों। इस तरह से हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और एनिमल्स का कर लिया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का जिक्र करते हैं। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट, वैसे तो प्लांट अगर छोटा है तो डिफ्यूजन मेथड से ही उनमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बहुत छोटे प्लांट्स हैं जो, लेकिन जब प्लांट का साइज बड़ा हो जाता है तो डिफ्यूजन मेथड सफिशिएंट नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए। तो फिर हमारे पास प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू हैं। आप जानते हैं जाइलम टिश्यू जो होता है वो प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स से लीव्स की तरफ। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो ये जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है इसमें यूनिडायरेक्शनल है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ होता है। रूट से मिनरल्स मिल गए, वाटर मिल गया, उनको ट्रांसपोर्ट करेगा ये प्लांट्स के ऊपर वाले भागों तक, लीव्स तक। तो एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर, ठीक है। और किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन एक मैकेनिज्म है, फिजिकल मैकेनिज्म है, ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट बड़ा हो जाता है ना तो फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए पानी ऊपर नहीं, इतना ज्यादा राइज नहीं कर सकता प्लांट की हाइट तक। इसके लिए ट्रांसपिरेशन एक मेथड है जो आप अच्छे से पहले से भी जानते हैं। ट्रांसपिरेशन मेथड में प्लांट्स की लीव्स के स्टोमेटा के जरिए वाटर का लॉस होता है। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। लेकिन उसका एडवांटेज क्या होता है कि एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। ट्रांसपिरेशन के दो एडवांटेज है। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल, व्हाई? ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है, पर क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन से बुराई इसलिए क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। लेकिन जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, तो सॉइल से रूट्स जो है ना फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचता है। तो फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब करने के दो एडवांटेज हो जाते हैं। एक तो प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद मिलती है, और एक जो मिनरल्स वगैरह है वो भी पानी के साथ नए मिनरल सॉइल से आ जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के दो पर्पज सॉल्व होते हैं, जो नए मिनरल्स और बाकी चीजें सॉइल से मिल जाती हैं, और एक जो है टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी करता है, और सक्शन पुल तो क्रिएट कर ही रहा है जिसकी वजह से पानी ऊपर राइज कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म आपके इसके अंदर होता है, जाइलम के अंदर होता है ट्रांसपिरेशन का। इसके बाद यहां पे उसी चीज का बता रखा है कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन के जरिए, उसके दो पर्पज है, टेम्परेचर रेगुलेशन और इनटेक ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल। Effect of root pressure and transport of water is more important at night. During the day when the stomata are open, the transpiration pull becomes major event. यानी रात में रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर के, और दिन के समय ट्रांसपिरेशन पुल इंपॉर्टेंट होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए। उसके बाद फ्लोएम। देखो, जाइलम से वाटर का मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। फ्लोएम प्लांट में जो फूड बनता है लीव्स के अंदर, उस फूड को दोनों डायरेक्शन में, देखो जाइलम में जो मूवमेंट था वो एक यूनिडायरेक्शनल था, नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में होता है। लेकिन जाइलम ने किसी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया था, वहां पे एक ट्रांसपिरेशन, एक फिजिकल पुल था जिसकी वजह से वो मूवमेंट आसान हुआ था। लेकिन फ्लोएम एनर्जी का इस्तेमाल करता है ये। और फ्लोएम में जो फूड का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है उसे ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, और इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह से जाइलम से अलग भी है, इसकी वर्किंग दो तरह से अलग कम से कम आप मान सकते हो। एक, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, और फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में होता है, नीचे भी ऊपर भी।
जाइलम में किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती और फ्लोएम एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो ये दो तरह से इसका ट्रांसपोर्ट अलग है जाइलम से। तो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम में होता है। बिसाइड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट के अलावा ये जो फ्लोएम है एमिनो एसिड को और बाकी सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली डिलीवर टू स्टोरेज और रूट्स में, फ्रूट्स में या सीड्स में डिलीवर करता है या ग्रोइंग ऑर्गन में डिलीवर करता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब, सीव ट्यूब में होता है जो फ्लोएम का ही कंपोनेंट है, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में होता है। जब ट्रांसलोकेशन होता है तो ये एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। मटेरियल जैसे सुक्रोज है, ये भी ग्लूकोज का एक फॉर्म है सुक्रोज, इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, यानी एटीपी का इस्तेमाल करके उसको टिश्यू में ट्रांसफर कर देते हैं सुक्रोज को। इससे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से वाटर इसके अंदर आ जाता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू, इस वजह से जो ये प्रेशर क्रिएट हुआ है तो जो फूड होगा वो फ्लोएम से मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, यानी ये जो सुक्रोज का जब रिलीज किया फ्लोएम के अंदर सुक्रोज गया, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो सुक्रोज की वजह से वाटर उसके अंदर मूव करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्लोएम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और बगल वाले टिश्यू में कम होगा, तो वो फूड जो है वो उस टिश्यू को ट्रांसफर हो जाएगा जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ये यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स, बर्ड्स तक आ जाएगा क्योंकि स्प्रिंग के बाद जो है वो उनको जरूरत होती है एनर्जी की, रूट्स से बर्ड्स में आ जाएगा। तो बेसिक जानकारी इसमें यह है कि जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में उसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और एनर्जी के इस्तेमाल से सुक्रोज को ट्रांसफर करते हैं, ये सुक्रोज एक ग्लूकोज का एक जैसा कंपोनेंट है, ट्रांसफर करते हैं फ्लोएम में, जिससे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो पानी इस फ्लोएम के अंदर भर जाएगा, तो उसकी वजह से जो बगल वाले टिश्यू में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो फूड मटेरियल उधर की तरफ जाएगा, जिधर कम है फ्लोएम से बगल वाले टिश्यू में जाएगा। और ये सब कुछ होता है सीव ट्यूब की हेल्प से, जो फ्लोएम का ही कंपोनेंट है, सीव ट्यूब और कंपोनेंट सेल्स की हेल्प से। तो ये बच्चों फ्लोएम का भी ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अपने लाइफ प्रोसेस के लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं, एक्सक्रीशन पर। तो भैया न्यूट्रिशन भी कर लिया, रेस्पिरेशन भी कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन भी कर लिया, और ये सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है उन्हें बॉडी से बाहर निकालना भी, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए जरूरी है ना भाई। तो ये देखो, अगर जैसे गैसियस वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो तो हमने देखा था, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस में निकाल देते हैं, स्टोमेटा के जरिए, इंसान जो निकाल देता है वो एक्सक्रीशन ब्रीदिंग प्रोसेस में निकाल देता है। बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन्हें भी बॉडी से निकालना जरूरी होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट में ज्यादातर यूरिया वगैरह जो बनते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा वगैरह है वो तो डायरेक्टली छोड़ देता है पानी में, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही उसका काम हो जाता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशल ऑर्गन डेवलप्ड है जो एक्सक्रीशन के काम को अच्छे से करते हैं। तो जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम अगर बात करें, तो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट को, हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्रिएट होगा उसको निकालने के लिए, उसको ब्लड से फिल्टर करने के लिए दो किडनियां हैं, लेफ्ट और राइट। दो किडनियां हैं, यहाँ पर ब्लड लेके आ रही हैं, लेफ्ट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल वेन्स, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। और उसके अलावा ब्लड को ये फिल्टर होने के बाद ये जो आपका पाइप है येलो कलर का, ये आपका यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू ब्लड यूरिन जो बनता है जो किडनी के अंदर वो कलेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में,
और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है किडनी, और किडनी का जो फंक्शनल पार्ट है नेफ्रॉन है। तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें यहाँ डिस्कस करना है नेफ्रॉन का, वो आगे वाली स्लाइड में मिल जाएगा आपको। पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं स्लाइड को। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। किडनी हमारे एब्डोमेन में लोकेट होती है ऑन आइदर साइड, दोनों साइड होती है बैकबोन के। यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी पासिस थ्रू यूरिटर, यूरिन जो किडनी में बनता है यूरिटर से पास होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और तब वो तब तक स्टोर रहता है जब तक कि उसे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज नहीं कर दिया जाता। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड जस्ट एज CO2। CO2 को हम ब्लड से लंग्स के जरिए बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह से ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया या फिर यूरिक एसिड है वो किडनी निकाल देती है ब्लड से। तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। और किडनी का जो फंक्शनल पार्ट है वो नेफ्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन में ये एक नेफ्रॉन है, हमारी किडनी में ऐसे हजारों लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से ब्लड इसमें आएगा बोमन कैप्सूल में आएगा। ये पार्ट जो है बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है जहां पे ब्लड फिल्टर होता है। बोमन कैप्सूल के अंदर ही ब्लड फिल्टर हो रहा है। नेफ्रॉन का वो पार्ट जहां ब्लड फिल्टर हो रहा है वो बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस की हेल्प से हो रहा है। फिर जो फिल्ट्रेट बनेगा यानी ब्लड फिल्टर हो गया, ब्लड जब बोमन कैप्सूल फिल्टर हो गया तो ये वाला जो फिल्टर ब्लड है वो तो जाना ही है, उससे तो जाना ही है। ये पूरा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आगे रीनल वेन्स के थ्रू। लेकिन जो फिल्ट्रेट बना है बोमन कैप्सूल के अंदर उसमें भी कुछ ऐसा कंपोनेंट ब्लड का आ जाता है जो यूजफुल होता है। कुछ मात्रा में प्लाज्मा, प्रोटीन, थोड़ी सी मात्रा में न्यूट्रिएंट, मिनरल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो हमारी जो नेचुरल किडनी होती है उसका यही फायदा है कि जब ये फिल्ट्रेट एंटेंगल्ड पार्ट से, ये उलझे हुए पार्ट से गुजरता है, यहाँ पे कलेक्टिंग डेट यूरिटर तक आता है, उससे पहले यहाँ पर उस ब्लड में से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं काफी हद तक वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये किडनी में जो नेफ्रॉन का जो नेचुरल नेफ्रॉन है यानी जो प्रकृति से मिला हुआ नेफ्रॉन है, ये उसकी स्पेशलिटी है कि फिल्ट्रेट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी चले गए हैं तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद में ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से आपको पता है यूरिटर से होते हुए यूरिथ्रा में जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो आपको जो याद रखना है वो नेफ्रॉन में ये बोमन कैप्सूल वाला ग्लोमेरुलस वाला कंपोनेंट याद रखना है। साथ में ये जरूर डिस्कस करना है कि जो ये फिल्ट्रेट बनता है ना, ये फिल्ट्रेट पूरा यूरिन ही नहीं है, उसमें कोई अच्छी चीजें भी हैं, ब्लड के कंपोनेंट भी हैं, एमिनो एसिड भी हो सकता है, थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं। तो वो चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं जब ये पास हो रहा होता है इस ट्रैक्ट के जरिए। और फिर जो बचा हुआ यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट के जरिए, आपको पता है यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। तो ये तो आपके नेफ्रॉन का पार्ट हुआ, यहाँ डिस्कस किया हुआ इसी चीज को। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी लाइक इन लंग्स द क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन किडनी एसोसिएटेड विद कप शेप, यानी किडनी का कप शेप जो पार्ट है उसे बोमन कैप्सूल कहते हैं, उसी के अंदर वो कैपिलरीज है जो ब्लड को फिल्टर कर रही हैं। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन, यानी हर किडनी में बहुत सारी मात्रा में नेफ्रॉन्स होती हैं। और ये इनिशियल जो सब्सटेंस इनिशियल फिल्ट्रेट होता है उसमें कुछ मात्रा में ग्लूकोज या एमिनो एसिड या सॉल्ट, ये सारी चीजें भी होती हैं, और पानी भी होता है मेजर अमाउंट में। आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड, यानी वो जब यूरिन फ्लो हो रहा होता है ट्रैक्ट से तो वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और पानी कितना एब्सॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है बॉडी की रिक्वायरमेंट पर। तो उस हिसाब से पानी भी उस यूरिन फिल्ट्रेट से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी यूरिन जो है आगे भेज दिया जाता है यूरिनरी डक्ट यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर प्रेशर क्रिएट होता है तो हम उसे यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है। ठीक है, और जब अर्ज टू यूरिन होता है तो उसे हम बॉडी से रिलीज कर देते हैं।
इसके बाद लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, और ये है आपका आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। किसी रीजन से अगर किडनी जो नेचुरल किडनी है इंजरी से या किसी भी रीजन से डैमेज हो जाती है तो फिर उस पर्सन को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए डायलिसिस कराना पड़ता है ब्लड का। डायलिसिस प्रोसेस में दो बातें मेन होती है, एक तो डायलिसिस फ्लूइड होता है और एक ये जो मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन है और ये फ्लूइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो जिस पर्सन की किडनी खराब हो गई है, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, तो उसे अपने ब्लड को फिल्टर करवाना है आर्टिफिशियल तरीके से, उसी प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो जब इस प्रोसेस में जो ब्लड इस पर्सन से लेकर इस नली के थ्रू जब पास होता है तो उस नली, वो जो नली होती है जिसे पास हो रहा है वो कुछ इस तरह की है कि जो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजों से बाहर आ सकती है, ठीक है। तो वो जो ब्लड इस नली से पास होगा, इस वाले रेड वाले पार्ट से ये पास होगा जब, तो ये ब्लड, ये जो इसके अंदर येलो कलर का फ्लूइड भरा हुआ है जिसे डायलिसिंग फ्लूइड कहते हैं, इसका बड़ा रोल होता है। क्योंकि इस डायलिसिंग फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमारे ब्लड का, प्योर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। माने जो प्योर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वैसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर इस डायलिसिंग फ्लूइड का होता है। तो जब ये नली से ब्लड पास होता है, क्योंकि ये नली सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कुछ चीजों को बाहर आने देगी, तो जब ये इस फ्लूइड से पास होगा ये ब्लड, तो क्योंकि फ्लूइड प्योर ब्लड है तो ऑब्वियसली हमारा जो पेशेंट का जो ब्लड जा रहा है वो तो गंदा ब्लड है, तो गंदगी उस नली से निकलकर उस फ्लूइड में आ जाएगी। सेमी परमिएबल से ब्लड उस नली से निकलकर गंदगी, जो ब्लड का इंप्योरिटी है वो इस फ्लूइड में आ जाएगी जो डायलिसिंग फ्लूइड है, और फिर जो फिल्ट्रेट है वो वापस उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है, जाता रहता है। इस डायलिसिस प्रोसेस में एक नुकसान है बच्चों, एक फायदा है तो नुकसान भी एक है कि जैसे हमारी नेचुरल किडनी थी, उसने ब्लड को फिल्टर किया था तो उसने रीअब्जॉर्ब भी किया था, कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट चले गए थे वो रीअब्जॉर्ब भी हो रहे थे। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का चक्कर नहीं है। फिल्ट्रेट में जो भी कुछ चला गया, एक्स्ट्रा चीज जो भी है, चाहे वो यूजफुल है चाहे नॉट यूजफुल है, सब चला जाएगा डायलिसिंग फ्लूइड में, और पेशेंट को इसलिए वीकनेस वगैरह बहुत ज्यादा रहती है, फिर उसको मेडिसिन पे ही चलाना पड़ता है, बहुत प्रिकॉशन के साथ चलना पड़ता है उसे। तो डायलिसिस में ठीक है, लाइफ के सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल है, पर ये नेचुरल किडनी वाला काम नहीं हो पाता है जो रीअब्जॉर्प्शन वाला काम है। फायदा ये यार कि जब तक किडनी नहीं है तब तक तो उसे जिंदा रख सकते हैं ना, इस तरह से दवाइयों के दम पे, पैसों के दम पर। और नेचुरल किडनी में ये सब क्या होता है, रीअब्जॉर्ब भी होता है। मान लो कि जो फ्लूइड ब्लड में से जो चीजें बाहर गई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी चली गई है, तो नेचुरल किडनी में वो रीअब्जॉर्ब हो जा रही है, यहाँ रीअब्जॉर्ब नहीं होती है। इसी का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी या फिर किसी तरह का ब्लड फ्लो वगैरह किडनी को खराब कर सकता है, उसकी एक्टिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है, और जिससे क्या होगा, बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस इकट्ठे होने लगे अगर किडनी काम नहीं कर रही है, जिससे डेथ हो सकती है। इसलिए किडनी एक वाइटल ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड की डायलिसिंग प्रोसेस की बात कर रखी है बच्चों। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो ट्यूब जो होता है सेमी परमिएबल होता है, और जब वो टैंक में डायलिसिंग फ्लूइड में डाला जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का होता है वैसे ही वो डायलिसिंग फ्लूइड का होता है। तो जो ब्लड हम पेशेंट की बॉडी से जाएगा वो प्योर ब्लड तो है नहीं, इसलिए उसकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उस फ्लूइड में चली जाएंगी। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स, ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट, और प्योर ब्लड वापस पेशेंट के उसमें पंप कर देता है बॉडी में। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, बट सिमिलर तो है लेकिन बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। इसमें रीअब्जॉर्प्शन का चक्कर नहीं है आर्टिफिशियल किडनी में। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। डेली 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है हमारी बॉडी में, है तो 5 ही लीटर 4 लीटर, लेकिन वो इतनी बार होता है कि वो 180 लीटर बन के इक्वलेंट हो जाता है फिल्टर में। However, the volume actually excreted in is only a liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. Excretion होता है
लेकिन इसे मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया, डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट में जो एक्सक्रीशन के अलग अलग मेथड हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज कर सकता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो वो रात के समय रिलीज करता है, वो भी एक मेथड है। इसके अलावा प्लांट गम प्रोड्यूस करता है ना, गम प्रोड्यूस करता है, रेजिन्स प्रोड्यूस करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को गिरा देता है। ये प्लांट के भी जो वेस्ट बॉडी से निकालने के अलग अलग मेथड हैं। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स या गम प्रोड्यूस करना या फिर आपका रेजिन्स प्रोड्यूस करना, दूध जैसा कुछ सब्सटेंस भी निकलता है प्लांट से। दीज आर डिफरेंट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द प्लांट, जो मैंने इधर स्लाइड में डिस्कस आपसे नहीं किया हुआ है। इसके अलावा प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड वो रात में छोड़ेगा जब उसे रेस्पिरेशन की जरूरत होगी, अदरवाइज दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और प्लांट के जो डेड पार्ट्स हैं वो अलग तरह से बार्क बनाते हैं, वो भी वेस्ट रिमूवल ही है, बार्क वगैरह प्रोड्यूस होता है। तो डिफरेंट मेथड है जो प्लांट में वेस्ट को रिलीज करता है, अलग अलग मेथड से नहीं है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।